इतिहास की धार्मिक अवधारणाएं। इसमें हम लोग पारसी अवधारणा देख चुके हैं क्लास के अंदर में। अब आगे हम लोग लिखेंगे यहूदी अवधारणा। यहूदी अवधारणा में इतिहास को दैवीय शक्ति की इच्छा मात्र कहा गया है। शासक तो ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर की इच्छा से जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। यहूदी अवधारणा के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण मात्र है। यहूदी अवधारणा के अनुसार इतिहास अतीत की घटनाओं का प्रस्तुतिकरण मात्र नहीं है, अपितु इतिहास ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति है। अपितु इतिहास ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति है। इनकी अवधारणा के अनुसार पहले संपूर्ण इजरायली यहूदी, इसके पश्चात संपूर्ण मानव जाति का कल्याण इतिहास का परम लक्ष्य है। शासक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। शासक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। यहूदी अवधारणा के अनुसार सार्वभौमिक प्रगति ही इतिहास का चरम लक्ष्य है। अब आइए तीसरा, इस्लामिक अवधारणा। इस्लामिक अवधारणा में इतिहास को प्रकाश की ज्योति एवं अंधकार की गहनता के बीच संघर्ष कहा गया है। इस्लामी अवधारणा के अनुसार इतिहास प्रकाश की ज्योति तथा अंधकार की गहनता के बीच निरंतर संघर्ष है। अल्लाह अपनी इच्छा से मनुष्य की सृष्टि करता है और मनुष्य का कर्तव्य उसके प्रति आत्मसमर्पण करना है। काल का प्रारंभ, स्वर्ग और पृथ्वी का नियंत्रण, स्त्री पुरुष की सृष्टि, ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध आचरण करने वाला दंड, पतन युग का आगमन इतिहास के प्रक्रियाओं के रूप में प्रस्फुट होता है। इस्लामी चेतना का उदय 8वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। इसके बाद ईरान के अब्बासी वंश ने इस्लाम की ऐतिहासिक चेतना को एक नवीन शक्ति प्रदान की। इस्लामी इतिहासकारों ने विश्व भ्रातृत्ववाद तथा विश्व इतिहास की कल्पना की। इब्न खल्दून ने इस्लामी इतिहास की अवधारणा को एक नवीन दिशा प्रदान की। टायनवी के अनुसार इब्न खल्दून का इतिहास दर्शन उच्च कोटि का है। अभी तक किसी भी देश अथवा किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की कल्पना तक नहीं की थी। इब्न खल्दून ऐतिहासिक तथ्यों तथा उसके पारस्परिक संबंधों की विवेचना करने वाले प्रथम इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने न केवल इतिहास को वैज्ञानिकता प्रदान की, बल्कि उसके संबंध में कुछ मौलिक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया। इनका सबसे बड़ा योगदान इतिहास विज्ञान की विश्लेषणात्मक व्याख्या है। इसे इन्होंने संस्कृति का विज्ञान कहा है। इब्न खल्दून ने समाज तथा राज्य की व्याख्या की है। इनके अनुसार जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव समाज पर पड़ता है। इब्न खल्दून ऐतिहासिक जगत के निराले विचारक माने जाते हैं। समाज की सामाजिकता इनकी नवीन विचारधारा की आधारशिला थी। इनके विचार की मौलिकता प्रशंसनीय है। वे पहले इतिहासकार थे जिन्होंने विश्व इतिहास की कल्पना की थी। अब लिखिए चौथा, ईसाईयत अवधारणा।
इतिहास की ईसाईयत अवधारणा का स्वरूप निस्संदेह धार्मिक है। इसमें संपूर्ण विश्व को ईश्वर की लीला कहा गया है। इस अवधारणा के अनुसार इतिहास में ईश्वर प्रधान है। ईसाई विचारकों की दृष्टि में संपूर्ण जगत ईश्वर की लीला है। इतिहास एक नाटक है। ईश्वर इतिहास में प्रधान है। ईश्वर इतिहास में प्रधान है। सामाजिक एकता के रूप में मानव कल्याण इसका प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक एकता के रूप में मानव कल्याण इसका प्रमुख उद्देश्य है। अतीतकालीन इतिहास का उद्देश्य ईसाई धर्म की स्थापना तथा वर्तमान एवं भावी उद्देश्य संपूर्ण विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना है। ईसाई इतिहास अवधारणा के अनुसार इतिहास विश्वव्यापी, देव प्रधान, चमत्कारपूर्ण तथा युग परक है। इतिहास में ईश्वर की एक योजना क्रियाशील है जिसका संदेश ईसा के आगमन द्वारा प्राप्त हुआ। इतिहास की घटनाएं प्रवृत्ति मूलक सिद्ध होती हैं। व्यक्ति तथा व्यक्तिगत इच्छा की इतिहास में कोई भूमिका नहीं होती, वह ईश्वरीय इच्छा मात्र होती है। अब लिखिए पुनर्जागरण काल में इतिहास की अवधारणा। ये जो 4 पॉइंट था इसमें हम लोग देखे थे धार्मिक इतिहास की अवधारणा में 4 पॉइंट। अब मेन वाला जो चौथा पॉइंट है वो है आपको पुनर्जागरण काल में इतिहास की अवधारणा। पुनर्जागरण काल में इतिहास की अवधारणा के अनुसार इतिहास में मानव इच्छा की प्रबलता ही कारण है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पुनर्जागरण काल में इतिहास की अवधारणा के अनुसार इतिहास में मानव इच्छा की प्रबलता ही कारण है। इतिहासकारों ने उदीयमान नगरों एवं राज्यों का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। यूरोपीय इतिहास में पुनर्जागरण काल को मध्य युग तथा आधुनिक युग का संक्रांति काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में मध्य युग के ईश्वर परक दृष्टिकोण के स्थान पर मानव परक विचार का उत्थान होने लगा। नियति पर मनुष्य का नियमन तथा संतुलन स्थापित किया जाने लगा। अब इतिहास में ईश्वरीय इच्छा को कारण न मानकर मानवीय इच्छा की प्रबलता को स्वीकार किया गया। पुनर्जागरणकालीन इतिहासकारों ने ईसाई संप्रदाय के वृत्तांतों के स्थान पर उदीयमान नगरों तथा राज्यों का इतिहास लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि इनका संबंध मानवीय प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ था। अब अध्यवसायी मानव समाज का सर्वांगीण अनुसंधान ही इतिहास का लक्ष्य बन गया। डॉक्टर झारखंड चौबे लिखते हैं कि पुनर्जागरणकालीन इतिहास अवधारणा प्रवृत्ति मूलक बन गई। इसका स्वरूप व्याख्यापरक न होकर घटना प्रधान हो गया। विश्वव्यापी दृष्टिकोण का महत्व उत्तरोत्तर क्षीण होता गया और इसका स्थान क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक इतिहास ने ग्रहण किया। इतिहास धर्म प्रधान न होकर राजनीति होने लगा। पुनरुत्थानकालीन मानववाद
आधुनिक युग में बुद्धिवादी, इतिवृत्तात्मक, विद्वतापूर्ण तथा दर्शन प्रधान रूप में पल्लवित हुआ। मानसिक क्षितिज विस्तृत हुआ। मध्ययुगीन आदर्शों की निरस्ता तथा तपश्चर्या की शुष्कता के स्थान पर मानव जीवन की रागात्मक सरसता और उनकी बहुमुखी प्रगति का उल्लेख इतिहास और संस्कृति को नई प्रेरणा तथा स्फूर्ति से अभिकिंचित करने लगे। मनुष्य की जीवन लीला के प्रति नूतन अभिरुचि उमड़ पड़ी। पांचवा लिखिए, बुद्धिवादी युग में इतिहास की अवधारणा। बुद्धिवादी युग में इतिहास की अवधारणा। बुद्धिवादी युग में इतिहास की अवधारणा को महान परिवर्तन आया। हॉब्स, वॉल्टेयर, रूसो, विको तथा कांट ने अपने विचारों से इतिहास जगत को आंदोलित किया। कांट के अनुसार इतिहास सार्वजनिक है, यह विकास की एक प्रक्रिया है, इसकी प्रगति की योजना परिलक्षित होती है। बौद्धिकता एवं नैतिकता का विकास इसका मूल प्रवृत्ति है। 17वीं 18वीं शताब्दी में विज्ञान का प्रभाव दिखाई देने लगा। राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया को यांत्रिक समझा जाने लगा। मॉन्टेस्क्यू ने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति तथा विकास के अध्ययन में आलोचनात्मक शक्ति तथा नियम परिणाम का परिचय दिया। वॉल्टेयर को इतिहास दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग इतिहास के अध्ययन में अनिवार्य बताया। उन्होंने उच्च आदर्श को अतीत की समाधि से निकालकर भविष्य के गर्भ में आरोपित किया। लैसेन ने लिखा है कि इतिहास को वैज्ञानिक अवधारणा का एकमात्र श्रेय वॉल्टेयर को है। रूसो ने मानव स्वतंत्रता पर बल दिया। विको ने इतिहास अध्ययन को आवश्यक बताया। उनके अनुसार इतिहास मानव की चेष्टा तथा चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। विको ने 3 युगों की कल्पना की। पहला है देव युग, दूसरा वीर युग तथा तीसरा है मानव युग। इस प्रकार उन्होंने इतिहास अवधारणा को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। उन्हें तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक इतिहास दर्शन कहा जा सकता है। कांट के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तनों का अन्वेषण ही वास्तविक दर्शन है। ऐतिहासिक परिवर्तन सतत प्रक्रिया है जो सभ्यता तथा स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है। कांट के अनुसार विश्व की प्रक्रिया नियमबद्ध है। इतिहास दूर दृश्य जगत में अंतर जगत की ओर अग्रसरित होने की प्रक्रिया है। इसी को उन्होंने मानव स्वतंत्रता की प्रगति कहा है। उन्होंने इतिहास की बुद्धिमत्ता की प्रगति तथा उन्नति कहा है। अब आइए छठा है, रोमांटिक युग में इतिहास की अवधारणा। रोमांटिक युग में इतिहास की अवधारणा। रोमानी युग में इतिहास चिंतन का आधार कल्पना एवं भावना था। इस युग में विद्वानों ने जीवन एवं जगत के आंतरिक रहस्य को कल्पना एवं भावना के माध्यम से समझने का प्रयास किया था। अतः इसे रोमानी युग या रोमांटिक युग कहा
जाता है। बुद्धिवादी युग में इतिहास चिंतन की अवधारणा तर्क प्रधान रही है, परंतु रोमांटिक युग में इतिहास चिंतन का आधार भावना एवं कल्पना था। तत्कालीन दार्शनिकों एवं विचारकों ने जीवन और जगत के आंतरिक रहस्य को भावना और कल्पना के माध्यम से समझने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण को रोमांटिक अवधारणा कहते हैं। इस युग के विचारकों ने इतिहास को समष्टि प्रधान माना है, व्यक्ति प्रधान नहीं। मनुष्य इतिहास का मनुष्य इतिहास का कर्ता नहीं है, बल्कि उपकरण और उपज होता है। उसके बाद देखिए, हर्टर रोमांटिक युग के महान दार्शनिक एवं विचारक थे। इनके अनुसार मानव इतिहास तथा प्रकृति दोनों कालमय, गतिशील तथा जीवित हैं। इन्होंने इतिहास में व्यक्ति की प्रधानता को स्वीकार किया है। इनके अनुसार राष्ट्रों के स्वरूप तथा इतिहास में विभिन्नता का कारण भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्नता है। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास को दार्शनिक स्वरूप प्रदान करने का एकमात्र श्रेय हिगेल को है। हिगेल ने इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार इतिहास घटनाओं का संकलन तथा अन्वेषण नहीं, उसमें निहित कार्यकरण प्रक्रिया की गवेषणा है। विश्व इतिहास के मूल प्रवृत्ति मानव स्वतंत्रता का विकास है। इन्होंने इतिहास प्रक्रिया में विचार के तीन स्वरूप, वाद, प्रतिवाद और साम्यवाद के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इन नियमों के आवरण में इतिहास दर्शन का लक्ष्य राष्ट्र के विकास क्रम की गवेषणा है। हिगेल के अनुसार प्रकृति तथा इतिहास में अंतर है। प्रकृति की प्रक्रिया चक्रात्मक है, इसके विपरीत इतिहास चक्रवत नहीं है, इसका स्वरूप रेखावत है। प्रत्येक युग की ऐतिहासिक घटनाएं चेतना द्वारा प्रभावित होती हैं। प्रत्येक युग की ऐतिहासिक घटना चेतना द्वारा प्रभावित होती है। इतिहास विचारों का क्रम और दैवीय बुद्धि की क्रिया है। प्रत्येक ऐतिहासिक तर्क में सामयिकता रहती है, इसका स्वरूप द्वंद्वात्मक तथा विरोधात्मक होता है।